वेलकम बैक स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक रहेगा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक जो है उसकी स्टेटमेंट क्या है, देन उसका प्रूफ देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इसकी स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट क्या दी हुई है, एवरी नेचुरल नंबर n ग्रेटर देन 1, मतलब कोई नेचुरल नंबर जो यूनिट ना हो can be expressed as the product of prime in one and only one way except the order of primes। तो कहते हैं कि कोई नंबर्स नेचुरल नंबर जो यूनिट नहीं है उसे हम प्राइम्स की प्रोडक्ट में तोड़ सकते हैं, बस ऑर्डर जो है वो मतलब जो है ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है, लेकिन कह रहे हैं कि जो आप प्राइम्स में तोड़ रहे हो ना तो इसका जो वे है वो यूनिक है। मतलब क्या हुआ, जैसे कि 12 है, 12 को जब प्राइम में तोड़ोगे 12 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू में क्या हो गया है 3 हो गया है। तो ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में लिखा जा रहा है। तो यूनिक का मतलब क्या है कि कहते हैं कि कोई और ऐसे प्राइम्स नहीं होंगे 2 और 3 के अलावा कि 12 को हम उनकी प्रोडक्ट में लिख सके। ठीक है, तो ये जो लिखने का वे है प्राइम्स की प्रोडक्ट में वो क्या होगा, यूनिक होगा। ठीक है, ये P1 है, ये P2, P2 की वैल्यू जो है दिस इज ये 2 ही है। ठीक है, P1 और P2 इस केस में सेम है। ठीक है, तो अब थ्योरम का करते हैं प्रूफ। तो थ्योरम क्या कह रही है, तो थ्योरम के प्रूफ के लिए क्या दिया हुआ है, n इज नॉन यूनिट नंबर। ठीक है, देन एक थ्योरम पढ़ी थी कि n अगर नॉन यूनिट हो देन उसका आपको क्या मिलेगा, एक प्राइम डिवाइजर मिलेगा, यानी एक प्राइम आएगा जिससे प्राइम सपोज एक बार के लिए मान लिया प्राइम क्या है P1 है, जो P1 है वो क्या करेगा n को डिवाइड करेगा। ठीक है, अब P1 जो है n1 को डिवाइड, P1 जो है n को डिवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन से एक इंटीजर आएगा, देयर एग्जिस्ट इंटीजर सपोज K1। ठीक है, सच दैट n इज इक्वल टू K1 इंटू में क्या हो गया P1। ठीक है, अब यहां से ये देखो कि जो K1 है यानी K1 जो है वो भी किसको डिवाइड कर रहे हैं, n को डिवाइड कर रहे हैं, यानी जो K1 की वैल्यू है ना दिस इज लेस देन इक्वल टू क्या होगी n। अब यहां से देखो अगर K1 n के बराबर हो गया, सपोज K1 की वैल्यू n के बराबर हो जाएगी तो P1 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इफ K1 अगर n आ गया, ठीक है, K1 n आ गया तो P1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n हो जाएगी। P1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ये n से n कट जाएगा, P1 1 हो जाएगा। लेकिन P1 क्या है, प्राइम है, P1 की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, इसका मतलब K1 की वैल्यू n नहीं हो सकती, इसका मतलब K1 जो है वो स्ट्रिक्टली छोटा आएगा किससे, n से। ठीक है, अब एक और चीज, अगर K1 खुद 1 हो जाए, K1 यूनिट हो जाए, K1 यूनिट है तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, P1 आ जाएगी। P1 क्या है, प्राइम है, यानी n क्या हो गया, प्राइम हो गया, यानी ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम लिखा जा रहा है। तो थ्योरम का प्रूफ खत्म हो जाएगा। अब ये कौन सा केस था, जब K1 यूनिट है। अब केस मान लिया जो K1 है वो यूनिट नहीं है, इसका मतलब K1 1 से बड़ा है। फिर से थ्योरम यूज करेंगे कि अगर K1 नॉन यूनिट हो तो उसका एक प्राइम डिवाइजर मिलेगा, तो यानी एक प्राइम आएगा P2 सच दैट जो P2 है वो डिवाइड करेगा किसको, K1 को। ठीक है, अगेन किसकी डेफिनेशन यूज करोगे, डिविजिबिलिटी की। तो डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन कहते हैं कि अगर P2 K1 को डिवाइड करेगा तो एक इंटीजर मिलेगा K2। कैसे कि K1 जो है दिस इज इक्वल टू P2 इंटू में क्या हो जाएगा K2। अब n किसके बराबर था, n की वैल्यू थी, n की वैल्यू हमारे पास थी K1 P1। ठीक है, तो n था K1 P1 और K1 की वैल्यू आ गई दिस इज, तो वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा P1 P2 इंटू में K2। अब देखो K2 जो है वो डिवाइड कर रहा है किसको, K1 को। ठीक है, K2 K1 को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया है
कि K2 की वैल्यू लेस देन इक्वल टू किससे आनी चाहिए, K1 से। यहाँ से आप देख सकते हो अगर P2 K1 को डिवाइड कर रहे हैं तो K2 भी किसको डिवाइड कर रहे हैं, K1 को डिवाइड कर रहे हैं, यानी K2 लेस देन इक्वल टू किससे होना चाहिए, K1 से। अगेन अगर K2 और K1 इक्वल आ जाए, K2 और K1 अगर इक्वल आ जाएगा तो इससे क्या बन जाएगा, P2 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। लेकिन P2 क्या एक प्राइम है और प्राइम की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, इसका मतलब जो K2 है वो स्ट्रिक्टली लेस होगा किससे, K1 से, और K1 स्ट्रिक्टली लेस था किससे, M से, तो ये M से छोटा था। ठीक है, तो n की वैल्यू आ गई P1 P2 K2। अगेन हमने किस पर, K2 पर केस राइज कर दी, K2 की वैल्यू या तो 1 होगी या K2 की वैल्यू 1 नहीं होगी, 1 नहीं होगी, नेचुरल नंबर है तो 1 से क्या मिलेगी, बड़ी। अगर K2 की वैल्यू 1 हो जाए तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, P1 P2, P1 प्राइम P2 प्राइम, यानी n जो है प्रोडक्ट ऑफ क्या हो गया, प्राइम आ जाएगा। और यही हमें प्रूव करना था कि नेचुरल नंबर जो कि यूनिट ना हो उसे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम लिख सकते हो। लेकिन ये कौन से केस में था, जब K2 यूनिट है। अब मान लिया K2 यूनिट नहीं है तो नॉन यूनिट है, फिर से थ्योरम यूज कर ली, यानी एक प्राइम डिवाइजर मिलेगा किसका, K2 का, यानी देयर एग्जिस्ट ए प्राइम सपोज P3 सच दैट जो P3 है वो डिवाइड कर देगा किसको, K2 को। ठीक है, अगेन डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन से एक अनदर इंटीजर मिलेगा K3 such that K2 is equal to K3 times of P3। अगेन जो K2 है, K3 जो है K2 को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब K3 लेस देन इक्वल टू K2 आना चाहिए, और इक्वल स्ट्रिक्टली मतलब इक्वल होंगे नहीं, क्योंकि इक्वल होते P3 क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएगा। इसका मतलब K3 स्ट्रिक्टली लेस आएगा K2 से, K2 स्ट्रिक्टली लेस है K1 से, K1 स्ट्रिक्टली लेस है M से। मतलब जो KIs की सीक्वेंस है वो धीरे धीरे क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। ठीक है, अब K2 आ गया K3 P3, तो N की वैल्यू वापस रखो, N क्या था, P1 P2 इंटू में K2, यानी N की वैल्यू आ जाएगी P1 P2 P3 इंटू में K3। फिर से सेम काम हम किस पर करेंगे, K3 पर। तो K3 या तो यूनिट होगा या फिर ये यूनिट नहीं होगा। अगर K3 यूनिट है तो N की वैल्यू कितनी बन जाएगी, P1 P2 P3। ठीक है, P1 प्राइम P2 प्राइम P3 प्राइम, यानी N जो है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम हो गया, यानी थ्योरम खत्म। ठीक है, अब मान लिया कि K3 यूनिट नहीं है तो फिर से थ्योरम यूज की, इसका मतलब एक प्राइम डिवाइजर मिलेगा। ठीक है, सपोज कौन सा मिल गया, P4 सच दैट जो P4 है वो K3 को डिवाइड करेगा। अगेन डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन से एक अनदर इंटीजर आएगा K4 सच दैट K3 इज इक्वल टू K4 P4 हो जाएगा। अगेन K4 K3 को डिवाइड करें, यानी K4 इज लेस देन इक्वल टू K3। अगेन आप चेक कर सकते हो, इक्वल नहीं हो सकता, इसका मतलब K4 K3 से छोटा है, K3 K2 से छोटा था, K2 K1 से, और K1 किससे छोटा था, N से। सही है, अगेन आप केस किस पर अराइज करोगे, सबसे पहले तो K3 K4 P4 है तो N की वैल्यू आ जाएगी P1 P2 P3 P4 इंटू में क्या आ जाएगा, K4। ठीक है, फिर से केस राइज करेंगे, या तो K4 यूनिट होगा या फिर K4 नॉन यूनिट होगा। अगर K4 यूनिट है तो N की वैल्यू आ जाएगी P1 P2 P3 P4। ठीक है, यानी N जो है दिस इज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। अगर K4 नॉन यूनिट है फिर से इसका एक क्या मिल जाएगा, प्राइम डिवाइजर। तो इस तरीके से प्रोसेस क्या होती जाएगी, चलती जाएगी। लेकिन एक चीज नोट करने वाली है, K1 बड़ा आ रहा था K2 से, K2 बड़ा आ रहा था K3 से, K3 बड़ा आ रहा था K4 से। इस तरीके से नेक्स्ट जो K5 आएगा वो K4 से क्या आएगा, छोटा। मतलब जो KIs की जो सीक्वेंस है ना वो धीरे धीरे क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। अब हम किसके साथ डील कर रहे हैं, नेचुरल नंबर के साथ डील कर रहे हैं। तो जो ये K1 K2 K3 है ये भी क्या होने चाहिए, नेचुरल नंबर होने चाहिए। तो धीरे धीरे डिक्रीज कर रही है, तो सबसे छोटा नेचुरल नंबर कहाँ होगा, 1 होगा। ये इसका मतलब क्या है, एक स्टेप ऐसा आएगा, मतलब कोई ना कोई एक KIs ऐसा आएगा जिसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, 1 बन जाएगी, क्योंकि मिनिमम नेचुरल नंबर कितना है, 1। ठीक है,
ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, डिक्रीजिंग की वजह से हुआ, इंक्रीजिंग होता तो ये चलता ही जाता, मतलब आप फाइंड आउट ना कर पाते, लेकिन ये डिक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग होने का मतलब कहीं ना कहीं K1 की वैल्यू 1 तक जरूर पहुंचने वाली है और लास्ट वैल्यू मतलब Ki की वैल्यू कहीं ना कहीं 1 आएगी। ठीक है, अगर Ki 1 आएगा, मान लो कि जो सपोज Kr जो है 1 के बराबर आ रहा है, तो Kr अगर 1 के बराबर आ रहा है तो उस केस में n किसके बराबर हो जाएगा, P1 P2 P3 एंड सोन Pr। तो यानी n जो है दिस इज प्रोडक्ट ऑफ क्या हो जाएगा, प्राइम हो जाएगा। तो यही हमें प्रूव करना था। थ्योरम में हमें दो चीजें प्रूव करनी है, एक तो एग्जिस्टेंस मतलब प्राइम की प्रोडक्ट में हम तोड़ सकते हैं, सेकेंड हमें प्रूव करना है कि यूनिक होगा। तो मान लिया n को किसी और प्राइम्स की प्रोडक्ट में और तोड़ सकते हैं, सपोज Q1 Q2 एंड सोन Qs। ठीक है, मतलब 12 को सपोज एक बार के लिए मान लिया कि 2 into 3 into 2 लिख दिया और कोई और प्राइम जो कि इनसे अलग है वो भी लिख पाए। ठीक है, हमें क्या प्रूव करने की ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक नंबर को आप दो डिफरेंट प्राइम्स के प्रोडक्ट में आप लिख पाओ। तो इसका मतलब हमें प्रूव करना है P1 किसी Q1 के बराबर होना चाहिए, P2 किसी Q2 के बराबर होना चाहिए, P3 किसी Q3 के बराबर होना चाहिए, मतलब ये जितने भी PIs है ना वो किसी न किसी Qj के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो इससे क्या होगा, अगर कोई Pj Qj के बराबर है तो इसका मतलब ये डिफरेंट प्राइम्स है ही नहीं, सेम प्राइम्स है, मतलब n को लिखने का तरीका जो है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम वो क्या हो जाएगा, यूनिक हो जाएगा। अब एक चीज देखो, जो P1 है P1 को डिवाइड करेगी। ठीक है, तो P1 को डिवाइड करेगा तो P1 जो है P1 P2 P3 एंड सोन Pr को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। सही है, यानी P1 जो है n को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, n की वैल्यू तो ये भी तो है ना, Q1 Q2 एंड सोन Qs। तो P1 डिवाइड कर रहा है Q1 Q2 Qs की प्रोडक्ट को। अब जो P1 है, P1 के प्राइम, एक थ्योरम की थी यूक्लिड फर्स्ट थ्योरम, वो क्या कहती थी, P अगर AB को डिवाइड कर रहे हैं ना, या तो P A को डिवाइड करेगा या फिर P B को डिवाइड करेगा। सही है, मतलब किसी एक नंबर को जरूर डिवाइड करेगा। अब P1 प्राइम है, इनकी प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब P1 किसी एक Qis को तो डिवाइड करेगा, या तो Q1 को या Q2 को या Q3 को या फिर किसको डिवाइड करेगा, Qs को। तो मान लिया P1 जो है Q1 को ही डिवाइड कर रहा है। ठीक है, P1 Q1 को डिवाइड कर रहा है। अब Qis भी क्या है, प्राइम्स हैं, PIs भी कैसे हैं, प्राइम है। तो Q1 एक प्राइम है, प्राइम को डिवाइड करना मतलब या तो P1 की वैल्यू 1 होना या फिर P1 की वैल्यू कितनी होना, Q1 होना। सही है, Q1 प्राइम है, प्राइम को डिवाइड करने वाले या तो 1 होगा या फिर खुद होगा, यानी P1 की वैल्यू या तो 1 होनी चाहिए, P1 की वैल्यू या Q1 होनी चाहिए। देखो P1 क्या है, प्राइम है, ये भी प्राइम है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू 1 तो होने से रही, तो इसका मतलब P1 जो है वो किसके बराबर आ गया, Q1 के, यानी इनमें से एक प्राइम सेम ही है, P1 जो है और Q1 जो है वो सेम है। ठीक है, अगेन अब देखो P2 जो है P2 को डिवाइड करें। सही है, तो P2 डिवाइड करेगा P1 P2 एंड P3 एंड सोन Pr को, यानी n को। तो इसका मतलब P2 डिवाइड कर रहे किसको, Q1 Q2 और Qs को। अगेन P2 भी तो प्राइम है, तो यूक्लिड फर्स्ट थ्योरम कहती है कि P2 इनमें से किसी एक Qis को डिवाइड करेगा, या तो P2 Q1 को डिवाइड करेगा या P2 Q2 को या फिर P2 Qs को। तो मान लिया P2 किसको डिवाइड कर रहा है, Q2 को। ठीक है, अगेन Q2 प्राइम है, तो प्राइम को डिवाइड करने का मतलब या तो P2 की वैल्यू 1 होनी चाहिए या फिर P2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, Q2 होनी चाहिए। अगेन P2 1 नहीं हो सकता क्योंकि P2 भी प्राइम है, तो इसका मतलब P2 Q2 के बराबर आ गया। ठीक है, यानी P1 भी किसी एक Qis के बराबर है, P2 भी किसी एक Qis के बराबर है,
तो जो काम हमने यहाँ पर किया ना P2 को डिवाइड करें तो सेम हम P3 के लिए ले सकते हैं, यानी P3 भी किसी QYs के बराबर आ जाएगा, P4 भी, PR भी किसी QYs के बराबर आ जाएगा। मतलब जो ये QYs है ना वो इन्हीं PIs में से है, कोई डिफरेंट प्राइम्स नहीं है। मतलब जो इसको प्रोडक्ट में लिखने का तरीका है वो कैसा है, यूनिक है। ठीक है, तो ये थी थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, जो कि कह रही थी कि कोई भी नेचुरल नंबर लो जो कि यूनिट ना हो उससे आप प्राइम्स की प्रोडक्ट में तोड़ सकते हो, और एक ही वे है उसे लिखने का, डिफरेंट प्राइम्स की प्रोडक्ट में आप नहीं तोड़ सकते हो। ठीक है, एक बार लिख दिया तो उससे डिफरेंट प्राइम्स की प्रोडक्ट में नहीं लिख पाओगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।